हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर आर कोचे, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़ में पदस्थ हूँ। आज हम एमए सेकंड सेमेस्टर के 5th पेपर के 5th यूनिट में निर्धारित औद्योगिक विवाद की रोकथाम एवं निवारण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं औद्योगिक विवाद की रोकथाम एवं निवारण के संबंध में चर्चा। इस विषय के संबंध में हम इन 3 बिंदुओं के आधार पर डिस्कस करेंगे। पहला है औद्योगिक विवाद से आशय, दूसरा है औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निवारण, तीसरा है श्रम संबंधों पर राष्ट्रीय श्रम आयोग के सुझाव। अब हम इन बिंदुओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम है औद्योगिक विवाद से आशय। सामान्यतः औद्योगिक विवाद या संघर्ष से आशय श्रमिकों एवं सेवा योजकों के बीच उत्पन्न ऐसे असंतोष या मतभेद है जिसमें दोनों पक्षों द्वारा परस्पर विरोधी भावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, जिसमें हड़ताल, घेराव, तालाबंदी, धीरे से काम करो, बायकट आदि बातों को सम्मिलित किया जाता है। औद्योगिक विवादों को निपटारा के संबंध में सन 1931 में शाही श्रम आयोग गठित किया गया था। इस शाही श्रम आयोग ने औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। ये 3 महत्वपूर्ण सुझाव हैं। पहला, कंपनियों में श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करना। कंपनियों या औद्योगिक संस्थानों में श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति यह प्रस्तुत करेगा कंपनियों के सामने कि श्रमिकों की हितों की सुरक्षा कैसे की जाए और समय समय पर श्रमिकों की कठिनाइयों को नियोक्ता के सामने प्रस्तुत करना। ये श्रम कल्याण अधिकारी प्रस्तुत करेगा। दूसरा सुझाव शाही श्रम आयोग ने दिया था कि संयुक्त औद्योगिक समितियों की स्थापना एवं कार्य समितियां, इन समितियों के माध्यम से भी औद्योगिक विवादों के निपटारे की व्यवस्था की जानी चाहिए। शाही श्रम आयोग ने तीसरी महत्वपूर्ण उपाय बताए थे औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए कि स्थायी श्रम संघों का विकास किया जाना चाहिए। स्थायी श्रम संघों के विकास के माध्यम से ही श्रमिक अपनी समस्याओं को नियोक्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। आइए अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु औद्योगिक विवादों की रोकथाम कैसे की जानी चाहिए। औद्योगिक विवादों की रोकथाम के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं। इनमें प्रमुख है सुधरी हुई नियमन प्रणाली का प्रयोग। जो सुधरी हुई नियमन प्रणाली है, रेगुलेशन सिस्टम है, उनके माध्यम से औद्योगिक विवादों को रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा उपाय है कार्य समितियों तथा संयुक्त प्रबंध समितियों का महत्व। इनके माध्यम से भी औद्योगिक विवादों को रोकने की कोशिश की जाती है। तीसरा है मजदूरी बोर्ड तथा व्यापारिक बोर्डों के माध्यम से। मजदूरी बोर्ड तथा व्यापारिक बोर्डों के माध्यम से जो रेगुलेशन होते हैं, इन रेगुलेशन के आधार पर मजदूरों की समस्याओं एवं नियोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है लाभ, भागीदारी तथा सहभागिता। कारखानों में या औद्योगिक संस्थानों में जो लाभ प्राप्त होता है, इस लाभ में मजदूरों का भी अंश हो, मजदूरों की भी सहभागिता हो, इसके माध्यम से भी औद्योगिक विवादों का निपटारा किया जाना संभव होता है। अगला जो उपाय है त्रिपक्षीय श्रम प्रणाली। 2 पक्षों, नियोक्ता एवं श्रमिकों के अलावा जो तीसरा पक्ष होता है, उन तीसरे पक्ष के द्वारा भी औद्योगिक विवादों का निपटारा करने की कोशिश की जाती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, आवास संबंधी कल्याण कार्य। मजदूरों की शिक्षा, आवास संबंधी कल्याणकारी कार्य करने से भी
मज़दूरों की समस्याओं का समाधान हो सकता है और औद्योगिक विवादों की स्थिति को रोका जा सकता है। सामूहिक सौदेबाजी भी एक महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए। सामान्यतः मज़दूरों के द्वारा सबसे प्रमुख समस्या आती है मजदूरी बढ़ाने की, तो सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से उचित मजदूरी का निर्धारण कर औद्योगिक विवादों का निपटारा किया जा सकता है। और अंतिम उपाय है औद्योगिक विवादों की रोकथाम का श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति, जैसे कि शाही श्रम आयोग ने भी कंपनियों में, कारखानों में श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की बात कही है, जो श्रमिकों की हितों को नियोक्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सके। आइए अब हम देखते हैं औद्योगिक विवादों का निवारण। जब औद्योगिक विवाद की रोकथाम में सभी उपाय असफल हो जाते हैं अथवा अपर्याप्त सिद्ध होते हैं तो वे हड़ताल एवं तालाबंदी का रूप लेते हैं। हड़ताल एवं तालाबंदी को रोकने निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। इन विधियों को हम बिंदुवार बताना चाहते हैं। पहला बिंदु है जांच पड़ताल ऐच्छिक अथवा अनिवार्य। जब विवाद उत्पन्न होते हैं तो सर्वप्रथम विधि का उपयोग होता है, वह है जांच पड़ताल ऐच्छिक अथवा अनिवार्य। जांच पड़ताल के माध्यम से औद्योगिक विवादों का निपटारा किया जाता है। दूसरी विधि है समझौता प्रणाली तथा पंच निर्णय प्रणाली। पंच निर्णय प्रणाली के माध्यम से 5 सदस्यीय या 7 सदस्यीय समिति के द्वारा दोनों पक्षों का बयान लेकर समझौता किया जाता है और इस तरह औद्योगिक विवादों का निवारण किया जाता है। मध्यस्थता भी एक महत्वपूर्ण विधि है औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए। तीसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता किया जाता है और मध्यस्थता के द्वारा जो निर्णय किए जाते हैं वह निर्णय दोनों पक्ष को मान्य करना होता है। अगला जो विधि है औद्योगिक अनिवार्य समझौता। अनिवार्य समझौता के माध्यम से दोनों ही पक्षों को अर्थात नियोक्ता पक्ष और श्रमिक पक्ष दोनों ही पक्षों को अनिवार्य रूप से समझौता किया जाता है और इस विधि से भी औद्योगिक विवादों का निपटारा किया जाता है। अंतिम जो विधि है वह है अनिवार्य पंच निर्णय। अनिवार्य पंच निर्णय भी एक बहुसदस्यीय समिति है। इस बहुसदस्यीय समिति के माध्यम से भी दोनों पक्षों से बयान लेकर औद्योगिक विवादों का निपटारा किया जाता है। अब हम देखते हैं औद्योगिक विवाद को सुलझाने और पक्षकारों के बीच समझौता करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो प्रावधान किए गए हैं। अब हम अधिनियम की चर्चा करेंगे कि औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए कौन कौन से अधिनियम प्रावधान किए गए हैं। ये 7 प्रकार के प्रावधान हैं। पहला है कार्य समितियाँ, वर्किंग कमेटी। दूसरा है समझौता अधिकारी। तीसरा है समझौता बोर्ड, जांच समितियाँ, श्रम न्यायालय, औद्योगिक ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल। इन 7 प्रावधानों के माध्यम से औद्योगिक विवादों का निपटारा किया जाता है। अब हम इन 7 बिंदुओं को विस्तारपूर्वक बताना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान किए गए हैं औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए। पहला जो प्रावधान है वह है कार्य समितियाँ, वर्किंग कमेटीज़। 10 या अधिक श्रमिक वाले औद्योगिक संस्थानों में जहां पर पिछले 12 महीने में किसी भी श्रमिक की नियुक्ति की गई हो, तो ऐसे संस्थानों में जब विवाद उत्पन्न होते हैं तो उनके निपटारे के लिए कार्य समितियां गठित की जाती है। और कार्य समितियां के जो महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं जिससे विवादों को निपटारा किया जाता है वो ये कर्तव्य हैं। पहला है नियोक्ता तथा श्रमिकों के बीच सद्भावना विकसित करना। दोनों ही पक्ष अर्थात नियोक्ता तथा श्रमिकों के बीच सद्भावना विकसित किया जाना आवश्यक है
ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। दूसरी कर्तव्य है कार्य समिति की अच्छे संबंधों की स्थापना करना तथा उसे बनाए रखना। दोनों ही पक्षों में अच्छे संबंधों की स्थापना करना आवश्यक है ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो और न ही आने वाले समय में ऐसी स्थिति निर्मित किया जाना आवश्यक हो। इसके अलावा उसे बनाए रखना भी जरूरी है। कार्य समिति का जो तीसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है वह है दोनों ही पक्षों के जो समान हित वाले विषय होते हैं उन विषयों पर कार्य समिति अपना विचार प्रकट कर सकती है, अर्थात नियोक्ता एवं श्रमिक दोनों ही पक्षों के समान हित वाले विषयों पर विचार प्रकट करना भी कार्य समिति का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। कार्य समिति का जो अंतिम कर्तव्य होता है विवादों के निपटारे के लिए वह है किसी महत्वपूर्ण मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करना। किसी महत्वपूर्ण मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करना भी कार्य समिति का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है। अधिनियम के अंतर्गत जो दूसरा प्रावधान किए गए हैं औद्योगिक विवादों को निपटारे के लिए वह है समझौता अधिकारी, काउंसिलिएशन ऑफिसर। समझौता अधिकारी का कर्तव्य औद्योगिक विवादों को निपटारा एवं मध्यस्थों को प्रोत्साहन देना होता है। समझौता अधिकारी का जो प्रमुख कर्तव्य है वह है समझौता अधिकारी का कार्य प्रशासनिक है न कि न्यायिक, अर्थात जो समझौता अधिकारी होते हैं वह केवल प्रशासनिक कार्य ही कर सकता है, दोनों पक्षों से बयान दे सकता है, उनसे स्टेटमेंट ले सकता है और निर्णय करने का अधिकार समझौता अधिकारी का नहीं होता है। समझौता अधिकारी का जो दूसरा कर्तव्य होता है विवादों के निपटारे के लिए वह है मामले की जांच करके दोनों पक्षों में मधुर संबंध स्थापित करना। जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी मामले होते हैं उनकी बारीकी से जांच करना और दोनों ही पक्षों में मधुर संबंध स्थापित करना भी समझौता अधिकारी का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। अगला जो कर्तव्य है समझौता अधिकारी का वह है विवाद को सुलझाने का प्रयत्न करना। दोनों ही पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद की स्थिति को सुलझाने की पूरी कोशिश करना भी समझौता अधिकारी का कर्तव्य होता है। इसके अलावा समझौता अधिकारी का यह भी कर्तव्य होता है कि विवाद के संबंध में स्वयं निर्णय देने का अधिकार नहीं होता, निर्णय देने का अधिकार किसी अन्य पक्ष को होता है। समझौता अधिकारी का काम केवल जांच करना होता है और जांच के उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। विवादों के निपटारे के लिए अधिनियम के अंतर्गत जो अन्य प्रावधान किए गए हैं वह है समझौता बोर्ड, काउंसिलिएशन बोर्ड। एक उपयुक्त सरकार गजट में सूचना देकर समझौता बोर्ड की स्थापना कर सकती है। इस बोर्ड में एक सभापति होगा तथा 4 अन्य सदस्य होंगे। समझौता बोर्ड की स्थापना सामान्यतः महत्वपूर्ण मामलों के निपटारे के लिए ही की जाती है जहां समझौता कराने के लिए किसी विशेष योग्यताधारी की आवश्यकता हो। समझौता बोर्ड किसी महत्वपूर्ण मामले की जांच के लिए ही की जाती है जिसमें विशेष योग्यता आवश्यक हो। समझौता बोर्ड का जो अधिकारी होता है उसका जो अधिकार है वह समझौता अधिकारी से व्यापक होता है। विवाद को सुलझाने के लिए सदस्यों के द्वारा ही हल किया जाता है और बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। अर्थात यदि समझौता बोर्ड में 5 सदस्य है और इन 5 सदस्यों में से 3 का निर्णय एक समान है, 2 का निर्णय अलग हो,
तो 3 सदस्यों का जो निर्णय है वही मान्य होता है। इस प्रकार बहुमत के आधार पर ही समझौता बोर्ड में औद्योगिक विवादों का निपटारा किया जाता है। औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए अधिनियम के अंतर्गत जो अगला प्रावधान है वह है जांच समितियां, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। सरकार द्वारा किसी औद्योगिक विवादों से संबंधित मामलों की जांच के लिए समितियां नियुक्त की जाती हैं। जांच समिति के जो कर्तव्य होते हैं उनमें प्रमुख है, समिति का प्रमुख कार्य विवादों की जांच करना है, न कि विवादों पर निर्णय देना है। दूसरा कर्तव्य है जांच समिति का, जांच एक या अनेक सदस्यों द्वारा भी की सकती है। जांच समिति विवादों का निपटारा एक सदस्य द्वारा किया जा सकता है अथवा अनेक सदस्यों द्वारा भी किया जा सकता है। जांच समिति का जो अगला कर्तव्य हुआ है, जांच पश्चात प्रतिवेदन सरकार को सौंपी जानी है। जांच समिति के जो सदस्य होते हैं वे केवल जांच करने का ही कार्य करते हैं, निर्णय करने का काम नहीं करते हैं। उनका काम केवल जांच के पश्चात प्रतिवेदन को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा किया जाता है। औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए अधिनियम के अंतर्गत जो अगला प्रावधान किया गया है वह है श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट। श्रम न्यायालय के द्वारा भी औद्योगिक विवादों का निपटारा किया जाता है। एक उपयुक्त सरकार द्वारा संबंधित औद्योगिक विवाद के अंतर्गत निर्णय हेतु श्रम न्यायालय नियुक्त कर सकती है। श्रम न्यायालय के अध्यक्ष पद पर उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायाधीश में से किसी एक का जज होना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति को ही श्रम न्यायालय में नियुक्ति दी जाती है। श्रम न्यायालय द्वारा औद्योगिक विवादों की सुनवाई न्यायालय द्वारा होगी और निर्णय दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण अंतर यही है इसी में, श्रम न्यायालय में, कि श्रम न्यायालय द्वारा ही औद्योगिक विवादों की सुनवाई की जाएगी तथा उन्हीं के द्वारा ही निर्णय दिया जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत अगला जो प्रावधान है औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए वह है औद्योगिक ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। एक उपयुक्त सरकार द्वारा संबंधित औद्योगिक विवाद के निर्णय के लिए औद्योगिक ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाती है और औद्योगिक ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष पद हेतु योग्यता भी निर्धारित की जाती है और योग्यता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा श्रम अपीलेंट ट्रिब्यूनल में 2 वर्ष का अनुभव प्राप्त व्यक्ति। इन दोनों में से कोई भी एक योग्यताधारी औद्योगिक ट्रिब्यूनल में नियुक्ति दी जाती है। अब हम देखते हैं औद्योगिक ट्रिब्यूनल के कार्य कौन कौन से हैं। औद्योगिक ट्रिब्यूनल इन कार्यों के माध्यम से औद्योगिक विवादों का निपटारा करते हैं। पहला कार्य है औद्योगिक ट्रिब्यूनल का, ट्रिब्यूनल नियोक्ता एवं श्रमिकों में अच्छे संबंध हेतु निर्णय दे सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है ट्रिब्यूनल का औद्योगिक शांति के हित में वह किसी श्रमिक को पुनः बहाल करने का निर्णय दे सकती है। यदि आवश्यक हो तो औद्योगिक शांति के लिए किसी श्रमिक को पुनः बहाल करने का निर्णय भी औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा दिया जा सकता है। औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए अधिनियम के अंतर्गत जो अगला प्रावधान है, 7वां प्रावधान है, वह है राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल। केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महत्व के औद्योगिक विवादों या एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक विवादों के संबंध में निर्णय हेतु राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल की नियुक्ति कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के किसी ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान
में जहाँ पर विवाद स्थिति उत्पन्न हुई हो या एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठान में दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, तो ऐसे विवादों को निपटारे के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल गठित किया जाता है। और इस ट्रिब्यूनल में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होगा। ट्रिब्यूनल में नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता है उच्च न्यायालय का एक जज या मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो अथवा श्रम एपेलेंट ट्रिब्यूनल का कम से कम 2 वर्ष का सभापति रह चुका हो। इन दोनों में से कोई भी योग्यताधारी राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में नियुक्ति पा सकता है। अब हम देखते हैं जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इस टॉपिक का, श्रम संबंधों पर राष्ट्रीय श्रम आयोग के सुझाव। सरकार द्वारा औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए समय समय पर विभिन्न समयों पर राष्ट्रीय श्रम आयोग गठित किए गए हैं और इन विभिन्न राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। उन महत्वपूर्ण सुझावों को हम बिंदुवार यहाँ पर हम बताना चाहते हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग का जो महत्वपूर्ण पहला सुझाव है वह है औद्योगिक एकता, इंडस्ट्रियल हार्मनी। औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए औद्योगिक एकता का होना बहुत ही आवश्यक बताया गया है राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा। औद्योगिक स्वतंत्रता पर अधिक बल के साथ ही श्रम संबंधों में राजनीतिक प्रभाव की दखलंदाजी को भी समाप्त करने की बात कही है। ये 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं राष्ट्रीय औद्योगिक एकता के अंतर्गत। दूसरा सुझाव है राष्ट्रीय श्रम आयोग का औद्योगिक विवाद निवारण। औद्योगिक विवाद निवारण हेतु श्रम आयोग के अनुसार विचार विमर्श को ही सर्वश्रेष्ठ प्रणाली बताया है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने औद्योगिक विवाद के निवारण के लिए दोनों पक्षों में उच्च स्तर का विचार विमर्श प्रणाली ही सर्वश्रेष्ठ प्रणाली हो सकती है। विवादों के निवारण में ऐच्छिक पंच निर्णय प्रणाली को भी प्रभावी बताया है राष्ट्रीय श्रम आयोग ने। पंच निर्णय प्रणाली में एक मत हो, ये आवश्यक है औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए। राष्ट्रीय श्रम आयोग का जो तीसरा महत्वपूर्ण सुझाव है वह है सामूहिक सौदेबाजी तथा श्रम संघों की मान्यता। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं वह है श्रम संघों को मान्यता दी जाए, श्रम संघों का सुदृढ़ एवं स्थायी होना आवश्यक है, श्रम संघों का मजबूती होना आवश्यक है, साथ ही स्थायी होना भी आवश्यक है। इसके अलावा श्रम संघों का पंजीयन अनिवार्य रूप से की जाए, साथ ही श्रम संघ बनाने हेतु न्यूनतम श्रमिकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। सामान्यतः श्रम संघ बनाने हेतु कम से कम सदस्यों के माध्यम से श्रम संघ बना लिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग का कहना है कि श्रम संघ बनाने हेतु जो न्यूनतम श्रमिकों की संख्या है उस संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि ज़्यादा श्रमिक इसमें शामिल हो सके। सामूहिक सौदेबाजी तथा श्रम संघों की मान्यता के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं राष्ट्रीय श्रम आयोग ने, उसमें अंतिम बिंदु है संघ में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप कम हो। एक महत्वपूर्ण सुझाव है राष्ट्रीय श्रम आयोग का कि संघ में श्रमिकों के संघ में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप कम से कम हो, तभी औद्योगिक विवादों का निपटारा अच्छे से किया जा सकता है।
राष्ट्रीय श्रम आयोग का जो अगला सुझाव है वह है हड़ताल एवं तालाबंदी के संबंध में सुझाव। हड़ताल एवं तालाबंदी के संबंध में भी राष्ट्रीय श्रम आयोग ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उनमें पहला है आवश्यक श्रेणी के उद्योगों में हड़ताल एवं तालाबंदी पर पूर्ण रोक हो। आवश्यक श्रेणी के उद्योगों एवं गैर आवश्यक श्रेणी के उद्योगों, दो तरह के औद्योगिक श्रेणी होते हैं। तो जो आवश्यक श्रेणी के उद्योग हैं ऐसे उद्योगों में हड़ताल एवं तालाबंदी पर पूर्ण रोक हो। ऐसे जो अनिवार्य वस्तुएं की औद्योगिक प्रतिष्ठान होते हैं उनमें हड़ताल बिल्कुल भी ना हो। इस तरह के सुझाव राष्ट्रीय श्रम आयोग ने दिए हैं। इसके अतिरिक्त आयोग ने गैर आवश्यक श्रेणी के उद्योगों में हड़ताल एवं तालाबंदी 1 महीने से अधिक ना हो। जो गैर आवश्यक वस्तु की श्रेणी के उद्योग हैं ऐसे उद्योगों में भी अगर हड़ताल होता है तो ऐसे हड़ताल की अवधि भी या तालाबंदी की अवधि भी 1 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अगला महत्वपूर्ण सुझाव दिया है हड़ताल एवं तालाबंदी के संबंध में, वह है एक निश्चित समय के पश्चात विवाद औद्योगिक श्रम आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बहुत लंबे समय तक हड़ताल करना आवश्यक नहीं है या तालाबंदी करना आवश्यक नहीं है। एक निश्चित समय अवधि के पश्चात जो विवाद है उस विवाद को राष्ट्रीय श्रम आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। संयुक्त समितियां गठित करने का भी सुझाव राष्ट्रीय श्रम आयोग ने दिया है ताकि औद्योगिक विवादों का निपटारा यथासंभव यथाशीघ्र किया सके। राष्ट्रीय श्रम आयोग का अगला सुझाव है न्यूनतम मजदूरी के संबंध में, न्यूनतम मजदूरी अथवा आवश्यकता आधारित मजदूरी के संबंध में। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के स्थान पर राष्ट्रीय श्रम आयोग ने आवश्यकता आधारित मजदूरी निर्धारित करने की बात कही है। यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है राष्ट्रीय श्रम आयोग का कि मजदूरों की जो प्रमुख समस्या होती है वो मजदूरी से संबंधित होती है और इसलिए मजदूरी निर्धारण में न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर मजदूरों की आवश्यकता के आधार पर मजदूरी का निर्धारण किया जाना चाहिए। अगला सुझाव है न्यूनतम मजदूरी के संबंध में कि आवश्यकता आधारित मजदूरी के निर्धारण के समय उद्योग की देय क्षमता का ध्यान रखना आवश्यक है। आवश्यकता आधारित मजदूरी निर्धारण के समय उद्योग की जो देय क्षमता होती है उसका ध्यान रखना आवश्यक है। इसके अलावा उद्योग की देय क्षमता का निर्धारण का दायित्व नियोक्ता को होना चाहिए। जो आवश्यकता आधारित मजदूरी है और जो देय क्षमता का निर्धारण है उस देय क्षमता का निर्धारण नियोक्ता द्वारा किया जाना चाहिए ताकि नियोक्ता वास्तव में उस आवश्यकता आधारित मजदूरी का भुगतान कर सके। तो आज हमने औद्योगिक विवाद की रोकथाम एवं निवारण के संबंध में आपसे बहुत डिटेल से चर्चा किए हैं। उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आने वाले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम और भी इसी से संबंधित अन्य विषयों पर लेक्चर हम तैयार करेंगे। धन्यवाद।